दो दो इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी ऑफ प्रॉपर। हम लोगों ने कल बात करी कि यदि हम लोग किसी वेलोसिटी v है, इसका मास क्या है, m डायरेक्शन क्या है, तो मैंने कहा ये कितनी डिस्टेंस चलकर रुक जाएगा, तो जो मेरी डिस्टेंस का फार्मूला आया था वो आया था v स्क्वायर 2 मीटर। कितनी डिस्टेंस चल के कोई भी ब्लॉक रुक जाएगा, और रुकेगा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, घर्षण, फ्रिक्शन के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को चल के रुक जाता है। ये तो चलो इसकी बात हो। अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि यहां से मान लीजिए स्टार्ट हो, यहां से प्लेन स्टार्ट हो, कुछ ने कहा एक ब्लॉक था जिसका मास था m, और ये ब्लॉक अगर h हाइट ऊपर था, प्लेन से कितनी हाइट ऊपर है, h हाइट, और यहाँ से फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ म्यू, यहाँ से फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ म्यू। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ a से कितनी दूरी चलकर ब्लॉक मेरा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर मैंने किसी ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा, यहाँ से छोड़ने के बाद मैंने कहा बताओ कितनी दूरी चलने के बाद फ्रिक्शन तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से फ्रिक्शन स्टार्ट, इधर फ्रिक्शन क्या मान लिया मैंने, मैंने कहा बताओ कितनी दूरी चलने के बाद मेरा जो ब्लॉक है ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, यानी कि ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है, कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा, तो देखो यहाँ पर ब्लॉक रेस्ट में है, अगर कोई ब्लॉक रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी v से क्या है, 0। और आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर 0 तो है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, टोटल एनर्जी की बात करूँ, तो टोटल एनर्जी तो मेरी होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि रुका हुआ है तो काइनेटिक क्या होगी, 0, क्योंकि काइनेटिक में v आता है, और जब वेलोसिटी ही 0 है तो काइनेटिक भी क्या हो गई, 0। अब यहाँ से अगर ब्लॉक चलेगा तो यहाँ पर ब्लॉक जब नीचे आएगा तो उसकी कुछ ना कुछ गति होगी, कुछ ना कुछ गति होगी, यानी कि क्या होगी, वेलोसिटी। मैंने कहा बताओ यहाँ से जब ब्लॉक चला है तो इस यहाँ पर, अब जब यहाँ पर ये कहाँ आ गया, जमीन पर आ गया तो h की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर h की 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, क्योंकि हम लोग देखो एक बात है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व, जितनी एनर्जी यहाँ पर होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। जब ये नीचे आएगा और h है तो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं जानता हूँ 1/2mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, mgh। अगर मेरी हाइट ही 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। तो अगर मैं कहूँ यहाँ की जो एनर्जी थी mgh, वो किसमें कन्वर्ट हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2mv²।
अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे लिखो, अगर ये पॉइंट ए है और इसे मैंने क्या मान लिया पॉइंट बी, तो तुम ये भी कह सकते हो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट, ठीक है, या टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट। क्योंकि ये तुम सबने सुना है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी को कभी भी खत्म नहीं होती, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो अब मैं तुमसे कहूँ टोटल एनर्जी क्या होती है, तुम बोले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ भी बोले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताओ, जब मैं यहाँ पर हूँ तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कितनी बची, mg। अब मैं जब नीचे आया तो जब मेरी h ही जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, तो सिर्फ क्या बची, सिर्फ क्या बची, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि कुछ ना कुछ गति हो गई, और गति हो गई तो 1/2 mv स्क्वायर, m से m का। अगर मैं b स्क्वायर की वैल्यू लूं तो आप बोले तब 2gh, क्या आई 2gh। अब यहाँ पर गति कितनी आ गई 2gh। अगर तुम्हें गति पता है, यहाँ पर तुम्हें क्या पता है, वेलोसिटी पता है, गति पता है, तो तुम बता सकते हो कितनी दूरी चलेगा। अरे कल ही तो तुमने क्वेश्चन किया था, आप बोले b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 2μg, यही तो करा था कल। तो अगर तुम्हें प्लेन पर वेलोसिटी पता है और b स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी है, बोले 2gh, कितनी है 2gh अपॉन 2μg, 2 से 2 गया, g से g गया, कितनी दूरी चल के रुक जाएगा, h अपॉन म्यू दूरी चल के ये ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक है, कितनी दूरी चल के h अपॉन म्यू दूरी चल के ये ब्लॉक रुक जाएगा। ऐसे ही हो सकता है। इसके बाद फिर करेंगे, मेंस में पूछा था बच्चों, तुमने कभी स्प्रिंग नियतांक का नाम सुना है? स्प्रिंग बोलते हैं हिंदी में, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं? अगर पूछा जाए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, मैंने कहा अगर मैंने यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ा, मास क्या है m, ऊंचाई कितनी है इसकी, ठीक है, h मैंने कुछ मान लिया, क्या वैल्यू मान लूँ, जो बताओ, मान लो 5 मीटर, ठीक है। मैंने कहा फ्रैक्शन सिर्फ a से b के बीच में है, जो है 0.2, फ्रैक्शन सिर्फ a से b के बीच में है, जो कितना है 0.2, ठीक है, और a से b के बीच की जो दूरी है वो है सिर्फ 1 मीटर, 1 मीटर। तो यहाँ फ्रैक्शन 0
एनर्जी फ्रैक्शन 0। मैंने कहा ए और बी के बीच की दूरी 1 मीटर है, यहाँ से 5 मीटर ऊपर हाइट से ब्लॉक छोड़ा गया। अब ब्लॉक आएगा नीचे। मैंने कहा आपसे कि ब्लॉक ए से कितनी दूरी पर रुक जाएगा। ठीक है, ब्लॉक कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही। अगर ब्लॉक रुकेगा, मैंने कहा डिस्टेंस फ्रॉम ए वेयर ब्लॉक बिकम्स रेस्ट। ए से वह दूरी जहां पर आके ब्लॉक रुक जाएगा। ठीक है, हाँ। ए से वह दूरी जहां ब्लॉक रुक जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ए वेयर block becomes wedge। अब जरा इसमें एक चीज सोचो, मैंने कहा जहां फ्रैक्शन नहीं होगा, जहां फ्रैक्शन नहीं होगा, तुमने क्या लगाया अनुमान? तुमने कतई इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, कितनी ऊंचाई है? 5 मीटर। फ्रैक्शन क्या है? 0.1। आप बोले सर अगर मैं दूरी लगाऊं, जितनी दूरी अगर ये फ्रैक्शन रहता, ये फ्रैक्शन रहता, जहां पर ब्लॉक रुक जाता तो वो दूरी हो जाएगी 5/0.2। पॉइंट से 0 कितना आया? 25। मुझे बताओ, अगर ये सीधा होता, सीधा सीधा सीधा, तो यहाँ से 25 मीटर दूर जाके रुक जाता। ये ब्लॉक रुक जाता। हाँ, ये ब्लॉक रुक जाता। अब देखो इस ब्लॉक के साथ क्या होगा, यहाँ से आया फ्रैक्शन, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही तो है। कितना चला? 1 मीटर। एनर्जी बच गई, एनर्जी बच गई। भाई एनर्जी खत्म जरूर हुई, लेकिन मैंने कहा कब जाके एनर्जी खत्म हो जाती? जब ये कितना चलता? 25 मीटर। लेकिन 1 मीटर चला, कुछ तो एनर्जी बच गई। और जो एनर्जी बच गई उससे कहाँ गया? मुझे बताओ, क्या ऊपर जाने में और आने में कोई एनर्जी खत्म होगी? नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन लेस है। कैसे फेस है? तो यहाँ पर जितनी एनर्जी बची उससे ये कहाँ गया? ऊपर। फिर ऊपर से कहाँ आया? नीचे। अब एनर्जी फिर से खत्म होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब फिर से किसमें आ गया मैं? फ्रैक्शन में। तो फिर से आया 1 मीटर, कितना चल गया? 2 मीटर। 2 मीटर चल गया। अब कहाँ जाऊंगा? ऊपर। अब जाऊंगा फिर से ऊपर। उसके बाद फिर कहाँ आऊंगा? फिर किधर जाऊंगा? ऐसे जाऊंगा, फिर आऊंगा। तो मुझे यहाँ पर कितनी चलना पड़ेगा? 25। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर आ जाऊंगा 25 चलते चलते। तो मुझे बताओ ए पॉइंट से अपन 25 सेंटीमीटर चल गया फ्रैक्शन। कितनी दूरी है यहाँ से? 1 मीटर। आंसर क्या होगा? 1 मीटर। ठीक है, बताओ बात में बताओ। कितना दूरी चलेगा फ्रैक्शन में? 25 मीटर। 25 मीटर फ्रैक्शन में तभी तो रुकेगा। तो ऐसे तो लगाओगे कितना दूरी चला? 25। तो 25 चल के कहाँ आया? यहाँ पर। ऊपर फ्रैक्शन 0 मान लिया मैंने, फ्रैक्शन है ऊपर फ्रैक्शन या है कि मेन सॉल्यूशन पूछा गया, बस वैल्यू कुछ चेंज नहीं।
कितनी दूरी चल के ये ब्लॉक, यानी कि 1 मीटर दूरी चल के ये ब्लॉक। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, डिनोट किससे करते हैं, और बेटा अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो होती है mgh। अब तुम एक बात बताओ तो ये mgh पोटेंशियल एनर्जी होती क्या, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा किसी भी चीज की तुम देख के नहीं बता सकते, ठीक है, किसी भी बंदे को देख के नहीं बता सकते। देख उसका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूँ कैसे बता सकते। जैसे जब अपन स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में गया IIT, तो जब तुम किसी एक नए कॉलेज में जाओ तो आपको ये नहीं पता होता है कौन टॉपर है कौन टॉपर नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा पता होता है कौन टॉपर है, क्योंकि सारे लोग जेईई एग्जाम निकालते हैं, सारे लोग जेईई एग्जाम निकालते हैं और उस जेईई के एग्जाम में रैंक वाइज होता है, तो थोड़ा बहुत रैंक का अंतर होता है, इतना भारी अंतर नहीं होता है किसी भी कॉलेज में जाओ तो वहाँ पता नहीं चलता भाई कौन टॉपर है कौन टॉपर नहीं। टॉपर कब पता चलते हैं, जब पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, तब पता चलता है। तो जब पहला टेस्ट हुआ तो उसका उस समय तो ये लगता था सारे टॉपर हैं। जब पहला टेस्ट हुआ, जब टेस्ट हो गए, जब जैसे टेस्ट हो गए, जब तुम्हारा पहला टेस्ट हो तुम सब यहाँ से जाओ, ठीक है, तो एक दूसरे से पूछते भाई कितने नंबर का करा है, ठीक है। अगर मैं 100 नंबर के आंकलन से लगाऊँ, जैसे 60 नंबर का पेपर था तो कितने नंबर का कर रहा है, तो कोई कह रहा है भाई 33% नंबर आ जाएंगे, कोई कह रहा है 40% नंबर आ जाएंगे, कोई कह रहा 50% नंबर आ जाएंगे, कोई कह रहा कोई बात नहीं इस बार फेल हो जाएंगे अगली बार पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हर टाइप का अलग अलग। उनमें से एक लड़की थी, वो लड़की क्या करी, वो सीढ़ियाँ जैसे ऊपर से चल के आए, ऊपर से पेपर चल रहा है तो नीचे जब चल के आए तो वो सीढ़ियाँ होती, उन सीढ़ियों पे ऐसे हाथ लगा के बैठी। तो हमको लगा, जो हमारे और दोस्त थे, उदित पंत था मेरे साथ में और धीरज था और शिवम थे, वो बोले लगा इसका पेपर बहुत बुरा हो गया, ये हो जाएगी। बोले क्या करें, तो हम लोग पहले आगे चले गए, तो वो उदित पीछे से आया, वापस आया, बोला ऐसा करते हैं इसको ना थोड़ा इंकरेज करते हैं, ठीक है, जिससे कि कम से कम अगला पेपर इसका अच्छा हो। उसे ले गए IIT धनबाद में एक RD जगह है, कैंटीन होती है, वहाँ पर एक नाम है राम धनी है, जिसको RD बीच कैंपस, वहाँ पर भाई चाय कचौड़ी सब खाते हो, समोसा, उसे वहाँ ले गए, उसे चाय पिलाई, उसे कचौड़ी खिलाई, उससे कहा कि टेंशन मत ले। धीरज बोला तू टेंशन मत ले, मेरे भी 33% नंबर आएंगे, मेरे ज़्यादा नंबर नहीं, कह रहा है मैं भी बस 40-45% के बीच में ही हूँ, ऊपर नहीं बोला। तो उससे बहुत कहीं तो थोड़ा टेंशन फील हुई। तो उसने कहा कि कितना अच्छा तुम बता दो कितने नंबर पेपर कर आई है, तो वो बोली पेपर तो वो पूरा करे, यही मुझे पता था, पेपर तो वो पूरा कराई, लेकिन जो हेडिंग डाले थे ना, उन हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करना भूल गया। बड़ा गंभीर बात है। उसके बाद सबने एक दूसरे की शक्ल देखी और उसे उसी हाल में छोड़ के भागा। जोड़ी बेकार है। वो लड़की इतनी ब्रिलियंट थी पढ़ने में, उसका 99.2 CGPA है, आलू मतलब हमारे क्लास की टॉपर नहीं है, हमारे तो ये CGPA उसकी रही थी, और जिस पेपर में वो इतनी उदास थी उस पेपर में उसको पूरे नंबर आए, पूरे नंबर आए थे। उसके बाद में तो चाहे वो रोए चाहे कुछ करे, किसी को विश्वास ही नहीं था इससे 1 नंबर का पेपर खत्म गलत हो गया होगा, ठीक है। बल्कि जब पेपर कॉपी टीचर चेक करता था और उसका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था तो
टीचर को अपने आप पे डाउट हो जाता था, नहीं लड़की गलत नहीं हो सकता, मेरा मुझसे मिस्टेक हो गई। तो वही है, तो पोटेंशियल जो होता है, मेरे कहने का मतलब ये था, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल वो तुम देख के नहीं बता सकते किसी के अंदर, ठीक है। हाँ, कभी लड़ना नहीं चाहिए किसी से, तो छोटे बच्चे से लड़ गए, तुम्हें क्या पता इसका पोटेंशियल कितना है, एक आवाज मारी आ गए, तुम तो फिर भी उठ गए, यही हम चीज बता पोटेंशियल हल्के पे लीजिएगा। तो भाई अब पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा एनर्जी स्टोर, किसी चीज के अंदर एनर्जी स्टोर। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर यहाँ, मैं इसको नीचे से ऊपर ले गया, h हाइट ले गया, अगर मैं h हाइट ले गया, ठीक है, इससे पूछूंगा दाऊद आप बताओ, h हाइट ऊपर ले गया, कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, ये तो बताओ, mgh, नहीं बोलिए, माइनस mgh, ये मैंने बताया था नीचे से ऊपर जाएंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सर अगर मैं तो बताना, मैं नीचे से ऊपर गया तो मैंने वर्क डन किया माइनस mgh, और बेटा जो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो ये तुमने वर्क डन किया वो किसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो रिलेशन होता है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है U इक्वल टू माइनस, ठीक है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई, mgh प्लस में, इसमें और तुमने वर्क डन किसका किया माइनस, तो वो किसमें चेंज हो गई, प्लस में, ठीक है। माइनस अगर तुम यहाँ माइनस कर दूं, मैं माइनस mgh लगाऊं तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। इसीलिए U हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस वर्क डन, माइनस वर्क डन। और U होता क्या है, जो एनर्जी स्टोर हो जाती है किसी भी बॉडी के अंदर, वो तुम्हारा पोटेंशियल। तो अगर मैं ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा तो मेरा क्या हो गया, mgh। अगर मैं तुमसे कहूँ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल इन स्प्रिंग, अब देखो तुम सब लोगों ने स्प्रिंग देखी है, ठीक है, स्प्रिंग बताइए तुम लोगों को, ये मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है स्प्रिंग की मटेरियल पर, ठीक है, स्प्रिंग की मोटाई पर, हर चीज पे स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है। जैसे तुमने देखा होगा साइकिल का जो स्प्रिंग देखा होगा, साइकिल गद्दी में स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, या और भी स्प्रिंग होते हैं साइकिल, वो स्प्रिंग को अगर तुम खींचो, तुमसे कहा जाए खींचो, तो तुम एक साइड दो साइड अगर करोगे तो ऐसे तो थोड़ा थोड़ा खींच लो, ठीक है। अब मैं कहूँ बेटा मोटरसाइकिल का स्प्रिंग खींचना जो 100 कदम दूर, ठीक है, तो उसमें तुम्हें उतना ही खींचने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैं कहती हूँ बेटा ट्रेन का स्प्रिंग खींचना, ट्रेन का स्प्रिंग है ऐसे गोल गोल लगे, मैं कहा वो खींचो, क्यों, क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ गया, उसका क्या बढ़ गया, और बेटा स्प्रिंग के लिए जो फोर्स होता है, जैसे ग्रेविटेशनल में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग जो फोर्स होता है वो क्या होता है, माइनस के। माइनस क्या इंडिकेशन करता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स उसके हमेशा क्या होता है, अपोजिट। जैसे अगर मैं खींचूंगा इधर तो स्प्रिंग किधर जाने की कोशिश करेगा, अंदर की, ठीक है। अगर मैं दबाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स कहाँ लगाएगा, तो इसीलिए क्या आता है माइनस। और एक बात अलग, पूरी फिजिक्स में माइनस सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन कहीं भी माइनस आ रहा है इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस है, ठीक। अब देखो अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है बेटा 1/2 kx, जहाँ x क्या होता है, x होता है तुमने किसी भी स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेस्ड किया है, कितना खींचा है, ठीक है।
स्प्रिंग को कितना खींचा है, ठीक है। ये होता है F। और K क्या होता है? K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि स्प्रिंग का नियम, स्प्रिंग का नियम। अब मुझे खुद बता, तुम्हें अगर बाइक का स्प्रिंग खींचना है एक से एक तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर तुम्हें साइकिल का खींचना है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो खींच तो तुम 1 ही सेंटीमीटर लेते, तो वहां ज्यादा और कम क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर जाएगा, जो क्या होता है K होता है, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हो जाती है वो हो जाती है 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx, 1/2 kx स्क्वायर। ये तुम्हारी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब देखो, मैंने क्वेश्चन कहा आपसे, ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल कोई भी मान, यहाँ पर एक स्प्रिंग रखा हुआ है ऐसे इसका, यहाँ पर क्या है? ब्लॉक, कोई भी मास, ठीक है। क्वेश्चन में मास 8 किलोग्राम, ये है 8 किलोग्राम और ये है 30 डिग्री, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K की वैल्यू वो है 200 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर। ये मैंने कहा अगर ये दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है D, ठीक है, D की जो दूरी है यहां से, अच्छा क्वेश्चन क्या है? हाँ देखो, मैंने तुमसे अगर इसमें मैंने तुमसे कोई h वैल्यू दे दी, कोई भी h तुम जो मानो वो मानो। जैसे मान लो मैंने 2 मीटर दे दी, हाइट कितनी है? मैं तुमसे कहूँ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक, कि अगर मैं ब्लॉक को छोड़ दूं तो ब्लॉक मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस को कितने को कवर करेगा? अब हम जरा क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताओ, जब ब्लॉक ऊपर से मैंने छोड़ा तो ब्लॉक नीचे आया, स्प्रिंग को दबाएगा, ठीक है, स्प्रिंग को दबाएगा। मैंने कहा मान लो इसने स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट किया और ये जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो ये वाली चीज यहाँ आ गई और ये ब्लॉक यहाँ, ये ब्लॉक कहाँ आ गया? यही तो होगा भाई, स्प्रिंग को दबाएगा यहाँ। मैंने कहा मान लो, इसने कहा कितनी डिस्टेंस चली, ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली? ये डिस्टेंस मैंने मान ली थी, ठीक। अब अगर सोचा जाए कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम कितना चला होगा, तो यहाँ पर ब्लॉक रुका हुआ था, तो यहाँ पर क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आई, किसमें बदली? काइनेटिक। और काइनेटिक में बदलने के बाद में किसमें स्टोर हो गई? स्प्रिंग में। मुझे खुद बताओ, अगर ये स्प्रिंग नहीं होता, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती? घटित ऊर्जा। लेकिन स्प्रिंग था तो स्प्रिंग दबा,
और स्प्रिंग जब दबेगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या जनरेट हो जाएगी, पोटेंशियल। तो जब ये नीचे आया तो इसने जब स्प्रिंग को दबाया तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई और कब तक जनरेट होती रहेगी, जब तक इसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती, क्या नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है स्थितिज ऊर्जा किसमें बदली, और गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की यही तो हुआ। अब जरा सोचो, अगर मैं इनिशियल टाइम पे इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो आप बोले सर mg h, क्या h बेटा ये हाइट आएगी, यही तो हाइट h आएगी, अरे इतना ही तो नीचे आ पाया हूँ, तो ये हाइट क्या आ गई h, mg h। ये किसमें बदल गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल, और वो क्या होती है आपके x स्क्वायर, ये होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें एक गड़बड़ हो गई, इसका कोई मतलब बनता नहीं है, और एक्स बता देते हैं कितना कंप्रेस हुआ हो। अब जरा सोचा जाए सर, अगर मैं सोचो ये एच क्या हो, एच ये है और मुझे किस में निकालना है, डी में, तो ये एंगल 30 तो ये भी एंगल 30, तो ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें क्या हो, कर्ण हो और क्या हो, लंब। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है डी, लंब क्या है एच। तो अगर मैं डी की बात लगाऊं तो एच बटे साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्या डी की वैल्यू 2h आ गई, क्या आ गई, ठीक है। और एच की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसे मैं ले गया, मुझे डी रखनी है ना, और डी को किसके फॉर्म में रखना है, एच के फॉर्म में। यहाँ पर मैंने क्या रखा है एच, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई, एच की वैल्यू हो गई डी बाई। तो अगर मैं यहाँ रखा जाए एम जी, एच की जगह डी बाई 2, 1/2 के एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू मुझे पता हो कि ये लगभग कितना कंप्रेस हुआ होगा, कि ये कितना कंप्रेस हो जाए, ठीक है, ये कितना कंप्रेस हो जाए। एक्स की वैल्यू इसमें पहले ही बता दें, जैसे मैंने कह दिया कि मान लो नहीं बेटा, एक्स की वैल्यू अगर इसमें निकाल सकते हो तुम, अगर निकालोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर पहले फोर्स बताना पड़ेगा कि कितना फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या करेगा, इसे धीरे धीरे अंदर की ओर, ठीक है। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस डी को, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ से, अगर मुझे ये दूरी दी यहाँ से यहाँ तक, तो मैं डी प्लस एक्स लिख लेता तब हो, ठीक। तो इसमें एक्स की वैल्यू लिख लेगा कि कितना कंप्रेस हुआ, एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे 2 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, एक्स की वैल्यू मान ली 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ 2 सेंटीमीटर लगाऊंगा एक्स, अगर डी निकालना है तो 2 से 2 कटेगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है, 200, एक्स की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, माइनस, एम की वैल्यू हो गई 8, जी की वैल्यू हो गई 10। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी कि हम कितनी दूरी चल के रुक गए होंगे, ठीक है। एक बार बता दो, फिर दोबारा बता दो। इसके एक दो प्रकार और बता दूंगा, 2-3 प्रकार से बता दूंगा, और टाइप बता दूंगा कितने टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
स्वाति, शिवानी मौर्य, पांडे, वैशाली, सुरेंद्रपाल, कोबरा, दीपा सिंह, अलीमा, आतिफा, नहीं है मोहम्मद दाऊद, यूशरा, वीरपाल सिंह, आरती, विकास सिंह श्रीवास्तव, मेघराज, अभय, अर्जुन, दीपक प्रजापति, अरमान खान, जीशान, वैशाली, नरेश पाल सिंह, सपना, प्रेमपाल, विकाली, हेमंत सिंह, छाया गढ़वाल, साक्षी, महवेश, आलिया, यूशरा, कशिश, अंजिला, नैन्सी, उमरा, माहिर, मुन्ना, निस्कर्मा, सपना, आशमी, बासित, बासित नाम है, बासित नाम है, राहुल मौर्य, बच्चों सबसे पहले ऐसा है, कोई भी एक इनक्लाइंड प्लेन दे दिया, उस इनक्लाइंड प्लेन का कोई भी एंगल दे दिया और मैंने तुमसे कहा यहाँ पर मान लो एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ से एक ब्लॉक अगर आएगा, इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, अगर तुमसे ये कहा गया, अगर तुमसे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दे दी, यहाँ से यहाँ के बीच की, और तुमसे पूछा बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, कि मैक्सिमम ये कितना दबेगा, सही है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो किस कंडीशन में ये क्वेश्चन करोगे, पहले बोले, सबसे पहले तुमने मान लिया कि ब्लॉक चलते चलते यहाँ तक आ गया, तो ये इतना ही तो कंप्रेस हुआ, ये दूरी क्या है, तो ब्लॉक टोटल दूरी कितना चला, d प्लस टोटल दूरी कितना चला, d प्लस डी। अगर टोटल दूरी d प्लस एक्स चला है, अब अगर मैं ये हाइट निकालूं, ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी है, d प्लस एक्स, तो सभी तुम ये h हाइट को निकाल लो। मैं h हाइट इसलिए निकालता हूँ क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, पहले काइनेटिक में हुई और काइनेटिक के बाद में स्प्रिंग की स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई सभी, 1/2kx, और ये हो गई mgh, यही तो h आया। इसको अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो h और ये दूरी कितनी है, d प्लस x। तो अगर मैं इसमें साइन थीटा का फार्मूला लगाऊं तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे, ठीक है, तो अगर मैं h निकालूंगा तो d प्लस एक्स इंटू साइन थीटा, एक तो आएगा। तो इसमें मैं h की जगह क्या रख दूंगा, mg, d प्लस एक्स साइन थीटा। अब जरा देखते हैं सर, इसमें मुझे k भी पता है, d भी पता है, बल्कि मुझे दूरी पता है, ये वाली दूरी पता है, सिर्फ क्या नहीं पता था, x। तो k भी पता है, d भी पता है, मास भी पता है, एंगल भी पता है, इधर भी x और इधर भी x, यहाँ से मैं x फाइंड करूंगा।
क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि अगर तुम्हें ये दूरी दे रखी हो और तुमसे पूछे बताओ स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, तो तुम इस टाइप से 1/2 kx² mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग की पोटेंशियल 1/2 kx² बराबर mg। तो हम लोग इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन यदि किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन यदि जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने मैक्सिमम दूरी दे दी थी, वो दूरी जहां पर चलती ब्लॉक रुक जाए, जहां पर चलती ब्लॉक रुक जाए, तो उसमें मुझे x भी पता होना चाहिए। ये x तभी तो ये पूरी डी है, तभी पूरी दूरी क्या थी D। तो भी ये पूरी दूरी डी होती और फिर हम h निकाल पाते और वहां पर h की जगह तभी तो मैंने ये रखा था dy2 ये दूरी आधी है इससे ये दूरी h कितनी आई थी आधी, तभी हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या निकाल पा रहे थे स्प्रिंग निकाल पा रहे थे। लगभग उसका कितनी दूरी चल के रुक गया, कितनी दूरी चल के रुक गया ऐसे। एक क्वेश्चन करना है, टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन लिखना, टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 न्यूटन पर मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर respectively are stretched with the same force। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो होता है, तुमको बताना है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, सेम फोर्स लगाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, के पर और कितना खींचा उस पर। ज्यादा खींच दोगे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, कम खींच दोगे कम पोटेंशियल। अब देखो अगर मैं इसमें कहूँ K1 मेरा कितना है तो तुम बोले 1500 न्यूटन पर मीटर, मैंने कहा K2 कितना है 3000 न्यूटन पर मीटर। ये समझ गए। अब देखो क्या लगाया जा रहा है, सेम फोर्स, तो उससे पहले तुम्हें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तभी निकाल सकते हो जब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता हो। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर मैं कहूँ पहला U1 तो 1/2 ऐसे ही 1/2 ऐसे। पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, मैंने कहा मान लो पहला कितना खींचा x1, तो x1 का स्क्वायर। अगर मैं दूसरे की बात करूँ 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट, माना दूसरा कितना खींचा x2, कितना खींचा x2, तो इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा है। रेशियो का मतलब क्या कर दो, बटी। अगर बटी कर दिया तो 1/2 से 1/2 तो मेरा U1/U2 जो आया K1 x1 स्क्वायर अपॉन ये। अब देखो मुझे K1 K2 तो पता है, लेकिन क्या मुझे x1 x2 पता है? अब
इसमें कहा क्या लगाया गया? सेम फोर्स। अब तुम बोले सभी एफ इक्वल टू के एक्स होता है, हाँ बोले माइनस नहीं लगाया तो माइनस की जरूरत नहीं है, रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है, माइनस की कोई जरूरत नहीं। एफ इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स या के एक्स। अब बताओ फोर्स क्या लगाया गया? समान, सेम। फोर्स समान लगाया। अगर मैंने फोर्स पहले एफ लगाया, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? मैंने कहा कितना खींचा? x1 खींचा। हाँ अब उसके बाद में मैंने दूसरे में भी फोर्स क्या लगाया? F। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये कितना खींचा? या दोनों समान हैं तो केवल x1 बराबर k2 अब देखो x1 ऐसे ही रहेगा तो यही पर x2 को कहाँ ले आओ तो इधर हो जाएगा k2 अपॉन, यानी कि x1 अपॉन x2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? तो मैंने क्या किया, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, अरे पूरे का क्या कर दिया तो k1 अपॉन k2, x1 अपॉन x2 की जगह क्या डाल दिया k1 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो एक k2 से एक k2 गया, एक k1 से तो बचा k2 अपॉन k2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। k1 की वैल्यू कितनी है? 2 बटे रेशियो आ गया 2 रेशियो। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो अगर तुम्हें पूछा गया था तो सेम फोर्स दे दिया था, तो सेम फोर्स से मैंने x1 x2 निकाल लिया जो केवल k2 के टर्म में आ गया और उठा के मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, ऐसे मेरा आंसर। हो गया? अच्छा एक बार बताओ, ठीक है, ये क्या है? ये है पाकिस्तान का राष्ट्रीय वतन। इसलिए तो नहीं मानता है वो। अब जरा सोचो, इस कटोरी की रेडियस होगी r, कटोरी की रेडियस क्या है? मैंने यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ा, फ्रैक्शन 0 है, फ्रैक्शन क्या है? मुझे बताओ इस ब्लॉक की लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? एक कटोरा है, कटोरे में कोई ब्लॉक यहाँ पर है m, इसको यहाँ से छोड़ा तो लोएस्ट पॉइंट पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? सबसे पहले मुझे बताओ, अगर कटोरे के ऊपर ब्लॉक है, कटे ऊपर, तो ब्लॉक कितनी ऊंचाई पर है? ब्लॉक कितनी ऊंचाई पर है? अगर यहाँ पर ब्लॉक है
तो ब्लॉक क्या इतनी ही ऊंचाई पर होगा जितनी ऊंचाई ये है, और यही तो रेडियस है, त्रिज्या तो यही है, क्या है? तो मैं कहूँ ब्लॉक कितनी ऊंचाई पर है? आर ऊंचाई। अगर ब्लॉक आर ऊंचाई पर है तो यहाँ पर रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ आके वो किस में बदल जाएगी? फिर इसमें क्या भेज देते? mgr पोटेंशियल एनर्जी, mv √2g हाइट की r है, यही तो वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात यही हो जाएगी। एक कोई बॉल है स्फीयर, वो स्फीयर की बॉल कभी ऊपर को नहीं बने, वहां से बॉल ये छोड़ी हुई बेटा म्यू जीरो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज रोलिंग तभी करेगी, रोलिंग तभी करेगी जब फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई चीज रोलिंग करेगी, ठीक है? हाँ, अगर कोई चीज रोल कर रही है तो फ्रिक्शन होना जरूरी है। जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ गाड़ी फंस जाती है, अभी धान की तो चली देखो तो पानी भरा हुआ है, चौमा से चल रहे हैं, कोई खेत में कच्चे होते ही थे, अब वहां से गाड़ी फंस गई। जब गाड़ी फंस जाती है तो क्या होता है? पहिया उसका घूमता रहता है, वो आगे ही नहीं बढ़ता। क्यों नहीं आगे बढ़ता? क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। तुम क्या करते हो? अगर ज्यादा गड्ढा नहीं हुआ होता है तो तुम्हें मतलब 2-4 ईंटें डाल देते हो, ये अपना पत्थर डाल दिए निकल जाती है, यही तो होता है। कभी नहीं देखा क्या? ऐसा क्यों हुआ कि तुमने अच्छा पत्थर डाले उसको? जब हमारी गाड़ी उसके ऊपर आ गई, फ्रिक्शन बढ़ गया, क्या बढ़ गया? फ्रिक्शन। बस सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन बढ़ गया, चलेगी गाड़ी। तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, यदि घर्षण नहीं होगा तो कोई भी चीज रोटेट नहीं कर सकती, यानी कि आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, रोटेशन करने के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी है। आप तुम कहोगे कि पंखा तो रोटेशन हो रहा है या तो किसी से अटैच नहीं है, वो रोटेट हो रहा है अपनी एक्सिस पर, अगले थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ने की बात करूँगी। तुम्हारी साइकिल का पहिया आगे बढ़ता है इस टाइप, जैसे मान लो यहाँ पर भी खींच है, यहाँ पर खींच थी कल, तो गाड़ी ले भी जा रहे थे ना मोटरसाइकिल कभी, तो बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे। क्यों? हमें पता है तेज चलाई नहीं है ना, भाई फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम है तो फिर तो जाओगी। अब जरा सोचो, मैं यहाँ पर वेलोसिटी पूछा तो आप बोले सर जैसे वो किया ऐसे ये कर दूँ, सिंपल सी बात है, जैसे वो किया ऐसे ये कर दूँ। इसमें उसमें बस इतना सा थोड़ा सा अंतर ये डाल दिया है इसमें, यहाँ पर मैंने इसकी रेडियस बता, यहाँ पर इसकी रेडियस बता दी, वहाँ पर रेडियस और मास उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो, मुझे बताओ ये ब्लॉक यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा? बेटा कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास देखा जाता है, हाइट देखी जाती है या पोटेंशियल एनर्जी देखी जाती है, तो वो सेंटर ऑफ मास से देखी जाती है। ठीक है, कि उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लगा है, द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है। अब मैं तुमसे कहूँ किसी भी स्फीयर का कोई गोल गेंद है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में। अब मुझे बताओ, गेंद यहाँ से चल के यहाँ आई है, यहाँ से चल के कहाँ आई है, तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास कितनी दूर आ पाया? r माइनस स्मॉल, r माइनस क्या बेटा, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ थोड़ी ना आ गया, नीचे थोड़ी ना आ गया, जमीन पर ऊंचाई पर है, तो कितनी ऊंचाई, कितने नीचे आ पाया सेंटर ऑफ मास? टोटल क्या है? r, ये क्या है? स्मॉल r। कितना आ पाया? r माइनस स्मॉल r। यही तो आ पाया।
अब देखो, अब मैं लगा दूं, अब का दिक्कत है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की जगह लगाओ सर r माइनस बराबर 1/2 mv। ठीक है, बोले m से m काट दो सर, तो b की वैल्यू आई √2g r माइनस r माइनस। इसे पहली बार देखना, एक चैन है, वो चैन किसी टेबल से लटक रही है। मैंने कहा इस चैन को नीचे से ऊपर उठाने के लिए कितना वर्धन करना होगा, कितना वर्धन करना है। तो कोई चैन है, कोई चैन जो टेबल से नीचे क्यों लटक रही है, मैंने कहा चैन को नीचे से ऊपर उठाने के लिए कितना वर्धन करना पड़ेगा। ठीक है, यही पूछा, यही कारण है वर्क डन इन पुलिंग ए चैन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए अगेंस्ट। अब देखो, मैंने कहा मान लो टोटल लेंथ इसकी चैन मान ली कैपिटल, टोटल लेंथ चैन की मान ली कैपिटल लेंथ, और मास टोटल कितना मान लिया मैंने, कैपिटल लेंथ, मास मान लिया कैपिटल। मैंने कहा जितना हिस्सा ये लटक रहा है नीचे, वो क्या है, x, इतना हिस्सा नीचे हैंग कर रहा है। ठीक है, अब इस हिस्से को मुझे कहाँ ले जाना है, ऊपर। तो अगर इसी हिस्से को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो मैंने कहा कितना वर्क डन करना, ये पूछा। ठीक है, तो वही हम लोग निकालते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। किसी भी चैन को अगर नीचे से ऊपर उठा के ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने तुमसे कहा कोई भी ब्लॉक जिसका मास m है उसी में नीचे से ऊपर उठा के ले गया तो कितना वर्क डन करना पड़ा, -mg। तो वर्क डन करना पड़ा -mg। अगर मैं कहूँ मुझे कौन सी चैन उठा के ले जानी है, जितनी हैंगे बस इतनी चैन तो उठाऊंगा, बाकी से मुझे मतलब तो मैं कितने मास को उठा रहा हूँ, जितना मास लगा है, जितना मास हैंगे उसी को तो उठाऊंगा। अब सबसे पहली बात ये है, सर मुझे टोटल मास तो पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितना मास यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो बेटा लीनियर डेंसिटी होती है मास अपॉन टोटल लेंथ, मास अपॉन टोटल मास कितना था इसका, m, टोटल लेंथ कितनी है। अब मुझे किसकी निकालनी है, तो x का मास मैं कैसे निकालूंगा, तो x का मास मैंने मान लिया स्मॉल m, तो स्मॉल m हो जाएगा लैम्डा इंटू कैपिटल M अपॉन L इंटू एक यहीं पर निकाल। ठीक है, बताना जरूर। बच्चे आपका नाम क्या है, महवेश। ये बताओ आपके कितने भाई हैं, एक, और बहन कितनी है, बाकी कितने आती हैं, एक, और एक नाम, कितने हो गए, 3। अब मान लो आपके घर में आपके मामू है, ठीक है, आंसर सब आपको देना है इसके। आपके मामू एक चॉकलेट लाए जिसका वजन था 50 ग्राम। आपके मामू है, कितनी चॉकलेट लाए, एक चॉकलेट लाए, वजन कितना है, 50 ग्राम, और इसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लेंथ।
अब जरा सोचना, आप सब लोग अपने हिसाब से रिलेट करो ना, हिसाब से। अब 3 टुकड़े बटेगी, है ना? या आप बेटा दो गुना ले लो, 3 टुकड़े, तो 3 टुकड़ों में बटी। अब मैं तुमसे कहूँ, बताओ एक बंदे के हिस्से में बराबर भागों में बटी, एक बंदे के हिस्से में कितना मास आता है? तो सबसे पहले क्या करोगी? डेंसिटी निकालोगी। क्या निकालोगी? अब तुम्हें पता है कि एक कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर, दूसरा 5, तीसरा 5। सबसे पहले अगर आप डेंसिटी निकालोगी बेटा, तो आप बोली मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन हो गया। 5 तिया 15, 5 तिया 50, 10/3 डेंसिटी है। अब मैंने कहा तुम्हारे हिस्से में कितने ग्राम पड़ा? मास ही तो पूछा। तो तुमने क्या किया, जो ये लेंथ है, जो तुम्हारी लेंथ है, ठीक है, तुम्हारे हिस्से में कितना पड़ा, तो डेंसिटी की गुणा किससे कर दो? लेंथ। तो डेंसिटी कितनी है? 10/3 गुणा 50/3 होता है तुम्हारे 50/3। वैसे भी जानती हूँ टोटल 50 था और 3 भागों में काटा तो 85/3 तो मिलेगा। तो किसी भी चीज का, मैं यही कहता हूँ, किसी भी चीज का मास निकालने के लिए पहले क्या निकालो? डेंसिटी। तो उस डेंसिटी की किससे गुणा कर दो? जैसे मैंने यहाँ पहले मैंने डेंसिटी का और मास निकालने के लिए कितना मास, कितना लेंथ है? x। इसे x की मल्टीप्लाई किससे कर दो? डेंसिटी। मेरे को मेरा क्या आ गया? मास आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता चल गया कितना मास इसमें है। अब जरा सोचो, सर जो ये चैन लटक रही है, जो ये चैन लटक रही है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में। कहाँ होता है? सेंटर ऑफ मास बीच में। तो सेंटर ऑफ मास जस्ट बीच में होगा, और सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो ये दूरी क्या होगी? x/2 तो होगी। यहाँ से यहाँ तक x है, तो अगला कितना होगा? x/2। अब मैं जो मेरा मास लग रहा है, ये वाला मास, वो यही तो लग रहा है, इतना चैन का यही तो मास लग रहा है, क्योंकि कोई भी मास हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है। तो सेंटर ऑफ मास के मास यहाँ लग रहा है। इस मास को अगर अपन ऊपर उठाएगा तो कितना ऊपर उठाना पड़ेगा? x/2। तुम ही तो बोले अभी अगर कितना बर्तन करना पड़ता है, तो तुम बोले -mgh, -mg। कितने मास को उठा रहा हूँ? तो आप बोले कैपिटल M L, बोले सर G ऐसे ही, ये तो मास हो गया, G ऐसे ही। कितनी हाइट से उठाऊंगा? तो टोटल मास तो यहाँ लग रहा है, तो हाइट कितनी होगी? x/2 mg x² इतना वर्धन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना वर्धन करना पड़ेगा, चाहे तो इसे माइनस में ले लो, ठीक है, माइनस में ले लो, चाहे ऊपर जाए माइनस। इतना वर्धन करना पड़ेगा। ये इससे पहले जो 2 नीट में उसे छोड़ दो, तो पहले एक में आएगा। यूनिट क्या होती है? जूल। यूनिट क्या होती है? जूल। इस चैन को अपन को उठाना है, इसका टोटल मास कितना है? 10 किलोग्राम। टोटल लेंथ है 5 मीटर। 3 मीटर जो लेंथ है वो है ये। तुम्हें बताना है कि इसे अपन अगर ऊपर उठाएगा तो बताओ कितना वर्धन करना पड़ेगा। और वर्धन की यूनिट क्या होती है? जूल।
तो क्या आंसर आया इसका? तो चाहे तो फार्मूला में रख दो, और फार्मूला अगर मान लो तुम भूल गए, तो सबसे पहले डेंसिटी निकालो, टोटल मास अपॉन लेंथ, क्या 2i? सर डेंसिटी की इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूनी, तो जितना ये जो मास लटक रहा है क्या उसका मास 6 किलोग्राम है। तो तुम बोले सर बर्टन होता है mgh, तो जितना मास ये था हैंग कर रहा था क्या 6, जी की वैल्यू 10 मान लो, h क्या है बेटा? इसका सेंटर ऑफ मास, ये पूरी 3 है तो ये क्या होगा? 1.5, 10 छन 15 छक्का 90, ठीक है। चाहे तो उसी जो फार्मूला लिखा है वो फार्मूला से लगा, फिर भी आंसर क्या आएगा? 90, ठीक है। तब भी 90 मिल गया। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स तो वही था ना, कितनी हैंग हो रही है हमारी, कोई भी चीज है वो कितनी हैंग है। इक्विलिब्रियम का हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं साम्य, ठीक है। अब देखो, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, सर इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं। एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये होता है बेटा। स्टेबल का मतलब ये होता है जैसे तुमने कोई एक स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर को चाहे तुम इधर धकेलो चाहे इधर धकेलो, ये वापस आके यही रुकेगा। इसे बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है भाई? जैसे हमारा दिमाग है ना, कितना ही चाहो पढ़ो, नहीं रुकेगा वहीं जहां नहीं पढ़ना है, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं बात करता हूँ अनस्टेबल। ये हमारा मन है, ठीक है, जो बिल्कुल अनस्टेबल है। ये है हमारी इच्छा करें यूट्यूब देखने की तो तुरंत यूट्यूब देख, इंस्टाग्राम क्या है ना, इंस्टाग्राम के बारे में तो पता नहीं है। हमारे जमाने में इंस्टाग्राम हुआ ही नहीं करता था। हमारे जमाने में व्हाट्सएप कुछ थे, तो उस समय फेसबुक का अकाउंट बन गए थे। मैं आज तो इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, इसके लिए पता नहीं। अब ये हो गया। इसको अगर मैंने इधर धक्का दिया तो बेटा इधर चला जाएगा, फिर कभी वापस यहाँ पर आएगा नहीं। इससे बोलेंगे हम लोग अनस्टेबल। बोलेंगे न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जहां पर तुम अगर इधर दे दोगे तो बेचारा इधर चलता रहेगा धीरे धीरे। इसका ये होता है न्यूट्रल। दोनों का कंडीशन एक होता है, तीनों का कंडीशन सेम है। अगर तुम वैल्यू ओवर
आर क्या होता है बेटा? आर तुम्हारा कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डेल यू ओवर डेल आर करोगे तो ये भी 0 आएगा, और डेल यू ओवर डेल आर करोगे तो ये भी क्या आएगा, और ये भी आएगा। लेकिन अगर तुमने दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, दोबारा फिर से अवकलन कर दिया, तो डी स्क्वायर यू ओवर ये होता है ग्रेटर देन, ठीक है। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे और जो वैल्यू रखोगे, और वैल्यू रख के अगर पॉजिटिव आ गया तो कौन सा होगा? स्टेबल। लेकिन यदि 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी वैल्यू लेस देन आया, यानी कि नेगेटिव आया, तो होगा अनस्टेबल। और अगर दोनों बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू अगर 0 के इक्वल आई तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये लेक्चर के हिसाब से जो अपना सही चल रहा है, धीरे 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 आराम से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लेक्चर हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा फ्लूइड को देखना पड़ेगा। फ्लूइड को किसी चैप्टर वेव को चाहिए, वेव पे बिल्कुल लेक्चर नहीं मिले। आज टाइम नहीं हो गया। एक बैठे रहो, एक काम करो, बैठ लो चले जाओ। एक काम करो, आप लोग इसकी एक्सरसाइज लगाओ। जैसे चेक पॉइंट 6.1 है, ठीक है, ये लगाओ। उसके बाद में 6.1 लगाना, 6.1 लगाना, ठीक है। 6.1 लगा देना, ठीक है। और कल पढ़ा देंगे 6.2 लगा देना।